देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है सन 1957 की, जब मैं चीनी मिल में काम किया करता था। वैसे तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिले एक दशक हो चुका था, पर हम अब भी गुलामी की ही जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि ये चीनी मिल अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा चलाया जा रहा था, जिस वजह से उनके तौर तरीकों में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई। चीनी मिल को अभी भी उन्हीं मापदंडों पर चलाया जा रहा था जो अंग्रेजी हुक्मरानों ने सेट किए थे। पर जब चीनी मिल के नए मालिक ने थोड़ी दरिया दिली दिखाते हुए हम मजदूरों की छुट्टियों की अर्जियों को मंजूरी देने लगे, तो हम लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर मच गई, क्योंकि सभी मजदूरों की छुट्टी की अर्जियों को एक साथ मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में जैसे जैसे जिन जिन मजदूरों की छुट्टियां मंजूर होती गईं, तो वैसे वैसे मजदूर अपने घर जाने लगे। और जब मेरी छुट्टी की अर्जी को मंजूरी मिली, तो मैं अपने गांव अपने घर वालों के पास लौट आया। और फिर जब छुट्टी खत्म हुई, तो एक बार मैं मिल लौट आया, जहां मैं अपने घर वालों से मिलने के बाद बहुत खुश था। तो वहीं मेरा साथी बद्री पहले से कहीं ज़्यादा दुखी था। जब मैंने उसके उदासी की वजह पूछी, तो वो अचानक ही फूट फूट के रोने लगा। मैंने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर जब वो शांत हुआ, तो वो रोते बिलखते बोला, भाई भाई मेरा घर बर्बाद हो गया है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। बद्री के ये कहते ही कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा, इस पर मैंने चौंकते बोला, तो अपने होश में तो है? तुझे पता भी तो क्या कह रहा है? मेरे इतना कहते उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं और बद्री फिर से फूट फूट कर रोने लगा। बद्री की हालत देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि बद्री के परिवार में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, पर जो असल में हुआ था उसका अंदाजा मैं तो क्या, मेरी जगह आप भी होते तो भी नहीं लगा पाते। फूट फूट कर रोते बद्री को एक बार फिर मैंने किसी तरह से शांत किया और उससे पूछा, क्या हुआ है गाँव में ऐसा जिसकी वजह से तूने अपना ये हाल बना लिया है? मेरे इस सवाल पर बद्री अपने आंसुओं को गमछे से पोंछते बोला, क्या बताऊं नरेश भैया। दरअसल इतने लंबे अरसे के बाद जब दोपहर की पहली रेलगाड़ी से अपने गांव तिरौली के कसमा रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो मैं अपने परिवार और अपने गांव ज्वार के लोगों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। पर जैसे ही मैंने कसमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अपना पहला कदम रखा, तो वैसे ही वहाँ पर बह रही शुष्क गर्म हवाएं मुझसे इस कदर टकराईं मानो वो मुझे वापस लौटने को कह रही हों। मुझे भी ना जाने क्यों अपने गांव में ही अपना सा नहीं लग रहा था, पर उस वक्त मैं अलग ही धुन में था, इसलिए मैं बेरुखी हवाओं के झोंकों का इशारा समझ नहीं पाया और बढ़ चला अपने घर की ओर। स्टेशन से जब मैं बाहर निकला, तो आसमान में दहकते सूरज देवता इस कदर भभक रहे थे मानो वो आज मुझे झुलसा ही देंगे। खैर, मैंने सूरज देवता की तपिश से बचने के लिए घर पहुंचने के लिए खलियान वाला रास्ता पकड़ा, ताकि वृक्षों की घनी छांव के तीरे तीरे घर पहुंच जाऊं। साथ ही उन पुराने साथियों से भी भेंट हो जाएगी जिन्हें मैं गांव से जाने के बाद याद करता था। पर जब मैं खलियान के रास्ते गांव में दाखिल हुआ, तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास तो क्या, दूर दूर तलक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सारे खेत उजड़े पड़े थे, यहाँ तक कि रास्तों पर भी जंगली झाड़ियाँ इस कदर फैली हुई थी मानो अब इन रास्तों से कोई गुजरता ही ना हो। ये सब दृश्य देखकर मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो गांव की ऐसी दुर्दशा हो गई है। अभी अपने आप से यही सब सवाल पूछने में लगा था कि तभी मुझे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते ही मैं भागते हुए मंदिर में पहुंचा, इस उम्मीद में कि किसी न किसी से मेरी भेंट हो ही जाएगी। पर जब मैं भागते हुए मंदिर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मंदिर की मूर्तियों पर मिट्टी की मोटी परत जमी है और मंदिर को कीड़े मकोड़ों ने अब उस मंदिर को अपना घर बना लिया है। अब मेरे मन में हदास घुस गया था। यहाँ तक कि मंदिर की घंटी जो अभी भी बज रही थी, वो दरअसल हवाओं के झोंकों से बज रही थी और मुझे लगा कि कोई गाँव वाला घंटी बजा रहा है। अब मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, नहीं तो गांव के मंदिर की ऐसी हालत नहीं होती। शंकाओं के काले घने बादल मन में लिए मैं दौड़ा अपने घर की ओर और सीधे थमा अपने घर के दरवाजे के सामने, जो कि उस वक्त बंद था। मैं फौरन दरवाजा खटखटाते हुए बोला, बाबूजी दरवाजा खोलो, मैं बद्री। जैसे मैंने अपना नाम लिया, तो वैसे एक झटके के साथ दरवाजा खुला, तो सामने मेरी पत्नी जानकी खड़ी नजर आई।
जानकी को सही सलामत देखकर मेरे मन में उठ रहे बुरे विचार एकदम से शांत हो गए। अभी मैं जानकी से कुछ कहता कि इतने में ही जानकी ने घर की दहलीज से आसमान की ओर एक नज़र देखा और फिर गुस्से से बोली, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ, लौट जाओ वहीं जहाँ से तुम आए हो। मुझे पता नहीं था कि जानकी मुझसे ऐसी बदसलूकी से पेश आएगी। शायद अभी भी वो गुस्से का गुब्बार मन में धरे बैठी थी जो उस रोज़ में शादी के महज चंद महीनों में ही जानकी के मर्जी के बिना ही उसे अपने घर वालों के जिम्मे छोड़कर प्रदेश चला गया था। जानकी की नाराज़गी भी जायज़ थी, इसलिए मुझे जानकी की बेरुखी का बुरा नहीं लगा। इसके उलट में उससे माफ़ी मांगते बोला, भगवान जो हुआ सो हुआ, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अब तो हमें अंग्रेज़ों के हुकूमत से आज़ादी भी मिल गई है और तो और अब नए मिल के मालिक ने हम मज़दूरों की अर्जियों को भी मंजूरी देने लगे हैं। अब मैं साल में 1 महीना यहीं रहा करूँगा। एक और मैं जानकी से छुट्टी मिलने और लौटने की खुशी का इजहार कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर जानकी का गुस्सा था कि ठंडा होने की बजाय और गर्म हो गया, जिसके चलते जानकी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे पर खड़ा जानकी से दरवाज़ा खोलने की लाख विनतियाँ करता रहा, पर वो घर के भीतर से यही बोलती रही, शाम वाली रेलगाड़ी से वापस लौट जाओ, यहाँ पर मत रुको, अब कुछ नहीं बचा। वहीं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जानकी को हुआ क्या है और वो मुझे यहाँ से वापस जाने को क्यों कह रही है। मैं ऐसे सिर्फ जानकी के कह देने भर से लौट तो हरगिज नहीं सकता था, इसलिए मैं दरवाजे पर घंटों तक खड़ा रहा और जानकी को दरवाज़ा खोलने के लिए मनाता रहा। और जब मैंने जानकी से ये बोला कि सुबह से शाम होने चली है, कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दे, गला सूख गया है, तो मेरे ये कहते ही जानकी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते फिर से एक नज़र आसमान की ओर देखा और झट से वो बाहर आई और मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के भीतर ले गई। घर के भीतर जाते एक बार फिर से जानकी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और एकाएक मुझसे लिपटकर वो रोने लगी। मैंने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर जब वो थोड़ी शांत हुई तो मैंने जानकी से पूछा, जानकी ये माँ बाबूजी, नैना और कौशल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहाँ हैं ये सब लोग? जब मैंने जानकी से ये सवाल किया तो मेरा सवाल सुनते ही जानकी के चेहरे का रंग बदल गया और चुप्पी साध ली। पर जब मैंने थोड़ा जोर दिया तो जानकी अपनी चुप्पी तोड़ते बोली, माँ बाबूजी, नैना और कौशल अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानकी के ये कहते कि अब माँ बाबूजी, नैना और कौशल नहीं रहे तो ये सुनकर मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं सदमे से वहीं नीचे गिर पड़ा। मेरी दिल की धड़कनों ने अचानक ही रफ्तार पकड़ ली और उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। मेरे नीचे गिरते ही जानकी मुझे संभालने मेरे पास आई। अभी जानकी मुझे संभाल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पता नहीं क्यों जानकी दरवाजे पर हुई दस्तक से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोली, अगर आज तुम मरना नहीं चाहते हो तो बिना किसी बहसबाजी के चुपचाप से कोठी के भीतर छिप जाओ और कोशिश करना कि किसी तरह की कोई हलचल मत करना, यहाँ तक कि कोई आवाज़ भी दे तब भी खामोशी से ही बैठे रहना जब तक कि मैं खुद तुम्हें इस कोठी से बाहर ना निकाल लूँ। उस वक्त जानकी जिस तरह मुझे ये सब करने को बोल रही थी उससे साफ जाहिर था कि मुझे वैसा ही करना होगा। लिहाजा मैं फौरन ही घर के सबसे बड़े वाले कोठी के अंदर बैठ गया। मेरी कोठी में छिपते ही जानकी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के खुलते ही किसी ने जानकी को कहा, बहू आ गए हम लोग। ये सुनते मेरे कान खड़े हो गए और कोठी में छिपा मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये कौन है जो मेरी पत्नी को बहू कहकर पुकार रहा है। अभी मैं इसी बारे में ही सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र उस छोटे से छेद पर पड़ी जो कि कोठी की दीवार पर बनी हुई थी। दरअसल मिट्टी की कोठी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से जगह जगह दरारें उभर आई थी और इन्हीं दरारों के बीच छेद भी बन गए थे। फिर उस छेद से मैंने झांक के बाहर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। दरअसल जानकी को बहू कहकर पुकारने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पिताजी थे। और तो और वो अकेले नहीं बल्कि माँ, मेरी छोटी बहन नैना और कौशल भी साथ में थे, वो भी सही सलामत। उन्हें देखते मैं उनसे मिलने के लिए उस कोठी से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मेरी बहन नैना एक कटा हुआ सर जानकी को पकड़ाते हुए बोली, भाभी इसे भी संभाल कर रख दो। तो ये देखते ही मैंने उसी पल अपना इरादा बदल दिया और चुपचाप वहीं उसी कोठी के भीतर बैठे उन पर नज़रें जमाए रहा। इसी बीच जानकी वो कटा हुआ सिर लेकर दूसरी कोठरी में चली गई और जब वो लौटी
तो उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो बहुत ही बुरी तरह से कांपे जा रही थी। यहाँ तक कि उसके दांत भी बहुत ही तेजी से कटकटाए जा रहे थे। जानकी उस कोठरी से आने के फौरन बाद ही नीचे ज़मीन पर लेट गई और जानकी के ज़मीन पर लेटते ही मेरे बाबूजी, माँ, नैना और कौशल जानकी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। इसी बीच कौशल बोला, अब तो लगभग सारे रिश्तेदारों के सिर काट चुके हैं ना बाबूजी, या अभी भी कोई बचा है? अभी कौशल ने यही कहा था कि तभी कौशल का जवाब देते हुए मेरी माँ बोली, अरे तू अपने बद्री भैया को भूल गया? अभी तो उसका सिर भी चाहिए। इतने में ही मेरी बहन नैना बोल पड़ी, पर माँ, बद्री भैया तो जब से गए हैं तब से आज तक ना तो वो आए हैं और ना ही तो उनकी कोई खबर मिली है। क्या पता वो भी हमारी तरह मर गए हों। अभी नैना ने अपनी बात ही खत्म की थी कि तभी बाबूजी बोले, नहीं नहीं, बद्री अभी भी जिंदा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे मामा जी उस रोज यहाँ से बच के निकल गए थे ना, उन्होंने बद्री को सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए तो बद्री यहाँ पर नहीं आ रहा है, पर एक दिन वो जरूर आएगा। अपने घर वालों के मुंह से ऐसी खौफनाक बातें सुनकर मेरा तो दिल अंदर ही अंदर रोने लगा। पता नहीं क्यों ये ऐसी बातें क्यों कह रहे थे। खैर मेरी भलाई उस वक्त चुपचाप बैठे रहने में ही थी, लिहाजा मैं बड़ी ही खामोशी के साथ उस कोठी में बैठा रहा। वहीं मेरे घर वाले रात भर जानकी के चारों तरफ घूमते रहे। फिर जब बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई तो मेरे बाबूजी, माँ, नैना और कौशल घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए और फिर उनके जान के बाद जानकी उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही जानकी ने मुझे कोठी से बाहर आने को कहा। जैसे मैं कोठी से बाहर आया तो वैसे ही जानकी बोली, अब बस सुबह होने वाली है, तुम दोपहर की गाड़ी से चले जाओ और फिर कभी भी भूल कर भी इस गाँव में कदम मत रखना। जानकी के ये कहते ही मैं उस पर भड़कते बोला, ये क्या चले जाओ की रट लगाए रखी है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि माँ, बाबूजी, नैना और कौशल जिंदा नहीं है? अगर तुमने सच कहा था तो रात को मैंने जो अपनी आंखों से सभी को देखा था वो सब क्या मेरी आंखों का धोखा था या फिर मैं कोई बुरा सपना देख रहा था? अभी मैं जानकी पर आग बबूला ही हो रहा था कि तभी जानकी बोली, आपने ये तो देखा कि आपके माँ बाबू और बहन भाई सब जिंदा हैं, पर आपने उनकी आवाज़ पर गौर किया? क्या वो आवाज़ उन्हीं की आवाज़ थी या फिर बदली हुई थी? जब जानकी ने आवाज़ की बात की तब मुझे ध्यान आया कि सच में माँ, बाबूजी, नैना और कौशल की आवाज़ बिल्कुल अलग ही लग रही थी। इसलिए जब बाबूजी ने बहू बहू कहकर जानकी को पुकारा था तो मैं समझ नहीं पाया कि वो बाबूजी पुकार रहे हैं। ये सब याद आते ही मैंने जानकी से कहा, हाँ तुम कह तो ठीक रही हो, उन सभी की आवाज़ पहले जैसी नहीं लग रही थी। मेरे ये कहते ही जानकी ने कहा, वो तुम्हारे कोई नहीं है। तुम्हें अगर सच में सब कुछ पता करना है कि यहाँ हुआ क्या, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ से ज़िंदा निकलना होगा और अपने छोटे मामा जी से मिलना होगा। एक वही हैं जो उस रोज़ बारिश के करिश्मे के चलते बचकर यहाँ से निकल गए थे। आप भी इससे पहले कि सूरज ढल जाए आप निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर जानकी ने मुझे घर से खींचकर बाहर धकेल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तक जो भी मैंने देखा और समझा उससे मैं समझ गया था कि जानकी मुझे कुछ बताने वाली नहीं है। इसलिए मैंने अपने छोटे मामा जी से मिलने का फैसला किया और उनके घर जाने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन भी गांव की गलियों के रास्ते की तरह उजड़ा ही हुआ था, पर अच्छी बात यह थी कि ट्रेन आ जा रही थी। वैसे भी इस स्टेशन पर 2 ही ट्रेन आती हैं, एक दोपहर के 2:45 बजे और दूसरी शाम के 5 बजे। अभी मैं दोपहर वाली ट्रेन के इंतज़ार में था और जब दोपहर वाली ट्रेन आई तो मैंने अपना जाने का इरादा बदल दिया, क्योंकि मुझे लगा मेरा जानकी को यूं अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। आखिर जानकी मेरी जिम्मेदारी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी तो बची कुची दुनिया भी उजड़ जाएगी। इसलिए मैंने जानकी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। फिर एक बार मैं चल पड़ा अपने घर जानकी को लेने, और जब इस बार मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर जानकी ने दरवाज़ा खोला तो उसका वो भयानक चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे हाथ पैरों ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। वो डर इस कदर मेरे पर हावी हुआ कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गया, और जब मैं होश में आया तो मैं घर के अंदर ज़मीन पर लेटा हुआ था और जानकी मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमे जा रही थी। जानकी ने मुझे होश में देखा तो वैसे वो मेरे पास आई और बोली, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है यहाँ से भागने का। तुम किसी तरह गांव के मंदिर पहुँचो और मंदिर की घंटी तब तक बजाते रहना जब तक कि सुबह ना हो जाए। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो रात ढलते ढलते तुम्हारा सिर तुम्हारे बाकी रिश्तेदारों के सिरों के साथ उस कोठरी में पड़ा होगा
जानकी जो बिल्कुल बदल चुकी थी, पर उसका मन अभी भी नहीं बदला था। वो अभी भी मुझे बचाना चाहती थी। जानकी के कहते मैं फौरन ही घर से गांव के मंदिर जाने के लिए निकला। घर से बाहर निकलते मुझे एहसास हुआ कि अब रात हो चुकी है, साथ ही आसमान में काले बादल गरज रहे हैं। अभी मैं कुछ ही दूर आया था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मेरा पूरा बदन सिहर उठा। डर के मारे कपकपी मेरी छूटने लगी थी। लिहाजा मैं अपनी जान की सलामती के लिए पूरी जान से मंदिर की तरफ दौड़ा। मंदिर की ओर भागते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत से लोग आ रहे हैं, पर उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं की और मैं बस दौड़ता रहा। फिर मंदिर पहुंचते ही मैंने घंटी पकड़ी तो वैसे वो घंटी टूटकर नीचे गिर पड़ी। घंटी के नीचे गिरते ही वो घंटी अंधेरे में कहीं खो गई। इससे पहले कि मैं उस मंदिर की घंटी को उस अंधेरे में खोज पाता कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मंदिर के बाहर अब वो लोग पहुंच चुके थे जो जिंदा नहीं थे। उनका भयानक रूप ही काफ़ी था जान लेने के लिए। मैं भी समझ गया था कि यही मेरा अंत है कि इसी बीच बिजली कड़की और उस बिजली से हुई पल भर की रोशनी के चलते मुझे वो मंदिर की घंटी दिख गई। घंटी पर नज़र पड़ते ही मैंने झट से घंटी को उठाया और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। मेरे घंटी बजाते वो सारे भूत पिशाच अचानक ही चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें चीखते चिल्लाता और दूर जाते देख मुझ में हिम्मत आ गई और मैं ज़ोर ज़ोर से घंटी को बजाने लगा। पर इसी बीच कुछ उड़ता हुआ मेरे माथे से ज़ोर से टकराया, जिसके चलते मैं पीछे जा गिरा और एक बार फिर से वो मंदिर की घंटी मेरे हाथ से गिर गई। साथ ही सर से खून बहने लगा था और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। और जब मैं होश में आया तो मैं पूरा भीगा हुआ था और ट्रेन की एक सीट पर लेटा हुआ था। मेरे सर पर एक कपड़ा भी बंधा हुआ था। फिर जब मैंने ट्रेन में मौजूद लोगों से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो उन लोगों ने बताया कि एक महिला कस्बा स्टेशन पर मुझे ट्रेन में छोड़कर चली गई। फिर इसके बाद मैं अपने छोटे मामा जी के घर गया तो पता चला कि मेरे मामा जी का पूरा परिवार गांव छोड़कर बहुत ही साल पहले ही जा चुके हैं। दोस्तों, बद्री की ये पूरी आप बीती सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बातों में ज़रा भी सच्चाई है, पर बद्री भला झूठ भी क्यों बोलेगा। खैर, उस वक्त तो मैंने बद्री को हिम्मत दी, पर वो खोया खोया ही रहता और एक रोज़ वो मील छोड़कर कहीं पर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। आखिर बद्र के गांव में ऐसा क्या हुआ कि गांव के सारे लोग गायब हो गए और उसकी बीवी जानकी और उसका परिवार अपने ही रिश्तेदारों के सर काट के क्यों जमा कर रहे हैं। ये सब बस एक राज बनकर ही रह गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।